अंधेरों और सन्नाटों में बसी वो साई, उजाड़ और बयाबान में रहने वाली वो मखलूकात और कुछ दिल दिला देने वाले वाक़यात के साथ वेलकम टू माई शो हॉरर नाइट विद फिज़ा। फरूक भैया, इस टाइम उठ के कहाँ जा रहे हो? भाई मेरी बात सुनो, आप नींद में हो। भाई रुक जाओ, आप फराह का नाम क्यों बार बार ले रहे हो? भाई इस वक्त छत पे जाना ठीक नहीं है। अम्मी भाई को रोके। अब्बू, अम्मी, भाई मेरी बात नहीं सुन रहे। भाई, फरूक भाई, फरूक जो कि निम्रा का सगा भाई था, जिसकी कहानी निम्रा ने अपनी ज़बानी मुझे बताई। फरूक घर का सबसे बड़ा बेटा था। निम्रा का वाहिद एक इकलौता हर दिल अजीज भाई था। ये कहानी है फरूक और फराह की। फरूक बेसिकली इस्लामाबाद का रहने वाला था, फराह कराची की लड़की थी। ये दोनों आपस में कजन्स थे। निम्रा बताती हैं कि अभी ये 2011 की ही बात है। फरूक भाई की मंगनी फराह भाभी से कर दी गई, क्योंकि फराह भाभी हमारी कज़न थी तो बचपन से ही ये बातें फैमिली में होती थी। मेरी अम्मी अक्सर अपनी बहन से कह दिया करती थी कि तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी है। जब उम्र बालिग को पहुंचे तो मेरी अम्मी और मेरी खाला दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इन दोनों की अब मंगनी कर दी जाए। इस रिश्ते को एक अमली जामा पहना दिया जाए। फैमिली में अक्सर जब कजन्स आपस में बैठते थे और कपल्स की बातें करते थे तो ये बात तो तय थी कि फरूक और फराह का एक अलग से कपल बना दिया जाता था। इस वजह से अपनी मंगनी होने से कबल ही वो इस बात को जान चुके थे कि आगे फ्यूचर में वो एक दूसरे के होने वाले शरीके हयात हैं। इस बात को जानने की वजह से बचपन से ही मेंटली वो एक दूसरे के लिए प्रिपेयर थे, एक दूसरे को लाइक करते थे। कहीं ना कहीं ये दोनों कजन्स ना सिर्फ फ्रेंड थे बल्कि अपने अपने दिल में मोहब्बत की शमा भी जला बैठे थे। इंगेजमेंट के बाद तो मोहब्बत का आलम कुछ ज़्यादा ही बदल चुका था। फरूक किसी को बताता नहीं था, जाहिर नहीं होने देता था, लेकिन दिल ही दिल में फराह भाभी को बेतहाशा चाहता था। और चाहता भी क्यों नहीं, फराह भाभी की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। जाज़िब नज़र, पुरकशिश, हुस्न का पेकर, इन तमाम खुसूसियात से तो माला माल थी, लेकिन इसके अलावा हुस्न व सुलूक, अच्छी अखलाक की वो मुजस्मा थी। मानो अगर परफेक्शन को किसी कैरेक्टर का नाम दे दिया जाए तो वो फराह भाभी ही थी। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसलिए उसकी फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी। अक्सर मैं छुप के उसकी डायरी भी पढ़ा करती थी, जिसके अंदर फराह के जिक्र के साथ ही वो एक गज़ल लिख दिया करता था।
तुम्हारे हुस्न का होता है जब भी तस्करा जाना, मिसालें झूमती हैं इस तारे रक्स करते हैं। कहीं जब जिक्र आता है तुम्हारा मेरे शेरों में, कलम की नोक पर अल्फाज सारे रक्स करते हैं। मुझे तकदीर ने लाकर जहां तुमसे मिलाया था, मुझे तकदीर ने लाकर जहां तुमसे मिलाया था, वहां अब भी मुकद्दर के सितारे रक्स करते हैं। मैं जब भी फरूक भाई की डायरी पढ़ती थी, हमेशा ब्लश किया करती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती थी अपने भाई की फीलिंग्स को जान के। – 2011 के बाद, यानी कि उनकी मंगनी के बाद होने वाली चेंजिंग्स, भाई की तबीयत, भाई का खुमार, ये सब कुछ मैं फील कर रही थी और मैं बहुत खुश थी। हम तमाम घर वाले बहुत खुश थे और तय ये हुआ था कि अगले साल यानी कि 2012 में जब जिया आपी की शादी होगी तो उसी टाइम ही फरूक भाई और फरा भाभी की शादी की डेट भी रख दी जाएगी। और यूं ही हुआ, 2012 आ गया। हम सब लाहौर में मेरी कज़न जी आपी की शादी अटेंड करने के लिए तैयार थे। एक दिन होता कुछ यूं है, अचानक से फरूक को फरा की कॉल मौसूल होती है। फरूक कुछ अजीब से अंदाज में कहते हैं, फरा वक्त देख रही हो कॉल करने का, इस टाइम कॉल करोगी अब मुझे? फरूक, हम 1 साल बाद एक दूसरे को देखने वाले हैं, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? फरा, एक्साइटमेंट तो है बाबा, लेकिन तुम्हें पता है ना शादी में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे तो हॉल पड़ रहे हैं। मैंने तो बाबा से कहा था अभी 2 हफ्ते हैं, हम अगले हफ्ते चले जाएंगे, कल ही जाना ज़रूरी है। बहरहाल तुम सुनाओ, तुम लोग कराची से कब रवाना हो रहे हो? फरूक, सुबह की ट्रेन्स तो हो गई हैं, हो सकता है 24 घंटे बाद हम लोग वहाँ लाहौर में मौजूद हों। खैर, मैंने तो ये सोच के फ़ोन किया था कि तुम मुझे देखने के लिए एक्साइटेड हो गए, बट सैडली तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरी मंगनी भी किस केयरलेस इंसान से हो गई है। ऐसा नहीं है बाबा, तुम सो जाओ। नेक्स्ट डे जब वो लोग निकल जाते हैं यहाँ इस्लामाबाद से, फरूक और उसकी फैमिली लाहौर के लिए रवाना हो जाती हैं और कराची से फरा और उसकी फैमिली रवाना हो जाते हैं। फाइनली फरा जब लाहौर पहुंचती है और वहाँ भी पता चलता है कि उन लोगों को पिक करने खुद फरूक और बाकी कज़न्स आए हैं, तो इस बात को जानने के बाद फरा दिल ही दिल में शर्मा जाती है, उसकी नज़रें हया से झुक जाती हैं। यहाँ साल बाद फरूक और फरा रूबरू होते हैं। निगाहें 4 होती हैं। फरा अपने आप में ही सिमट रही होती है। जबकि फरूक उसे देखते ही देखता रह जाता है। दिल में सोचता है, फरा तुम तो गुलाब की मानंद हो, पिछले साल तो कली थी, इस साल कितना खिल गई हो। बहरहाल शादी के अयाम होते हैं, सब अपनी अपनी मसरूफियात में लग जाते हैं।
रस्मों रिवाज चलते हैं। फरा का क्योंकि कोई बहन भाई होता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा वक्त अपनी कज़न जिया के साथ गुजारती हैं। फरूक अक्सर छुप छुप के तमाम रसूमात में उसे ढोलकी बजाते हुए, गाने गाते हुए देखता रहता है। शादी वाला घर होता है, जिम्मेदारियां बेतहाशा होती हैं, और इन दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे से बात करने का एक यही बहाना होता है कि जिया और फराह जब मार्केट जाती हैं तो फ़ारूक को उनका ड्राइवर बनना पड़ता है। और उस सूरत हाल में भी क्या, बस वो बैक व्यू मिरर से फराह की आंखें देखता रहता है। उसकी आंखों में जो हया होती है वो उसी से माइल होता रहता है। उसे उसका ये अंदाज पसंद आता है। फराह अलग सी होती है, उसमें तेज़ी चलाकी नहीं होती, वो एक अय्यार लड़की नहीं होती। उसमें एक सादगी होती है, एक हुस्न सलूक होता है। उसकी हर अदा फ़ारूक पे एक तासुर छोड़ती है। तमाम रस्मात यूं ही गुजरी होती हैं, अलबत्ता मेहंदी का दिन आता है। जिया और फराह दोनों पार्लर में मेहंदी लगवाती है। फराह अपनी मेहंदी में फ़ारूक का नाम लिखवाती है। हस्बे मामूल फ़ारूक उनको पिक करने के लिए पार्लर जाता है। इतने में जिया साहिबा कहती हैं, फ़ारूक खुदा के लिए गाड़ी रोक दो। फ़ारूक कहता है, जिया आप ये रास्ते में गाड़ी रोक दूं? दुल्हन साथ है, ऐसे तो नहीं कर सकता। कहीं आप जीजा जी को बुलाने वाली तो नहीं है? जगह दिए शरारती लड़के, मैं तंग आ गई हूँ इस क्राउड से। शुक्र है हम 3 लोग बाहर है, अकेले हैं। अभी वापस जाएंगे, फिर वही रश, फिर वही लोग, फिर मेरे मुंह पे लंबा सा घूंघट। हमारे टिपिकल त्यौहार, हमारी टिपिकल चीज़ें, मैं बोर हो गई हूँ। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते हैं? सामने देखो आइसक्रीम पार्लर है। जाओ फ़ारूक, जल्दी से आइसक्रीम लेकर आओ। ये बात सुनते ही फ़ारूक की तो मानो मुराद पूरी हो जाती है। वो कहता है, अरे जिया आप ही क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। जिया भी समझ जाती है कि फ़ारूक यहाँ पे रुकना चाह रहा है। बहरहाल फ़ारूक साहब आइसक्रीम लेने जाते हैं और फ़राह को कहते हैं, 3 कोन्स मुझसे नहीं पकड़ी जाएगी, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। जिया फराह को आंख मारती हैं, विंक करती हैं, कहती हैं, हाँ हाँ जाओ, साथ सामान उठाओ। जिया शर्माती हुई गाड़ी से निकलती हैं, फ़ारूक के साथ चल देती हैं। फ़ारूक साहब उन्हें कौन्स पकड़ाते हैं और हाथ में उनके मेहंदी में अपना नाम देख लेते हैं। कहते, अरे वाह, आपकी मेहंदी में तो मेरा नाम है। फराह कहती हैं, तुमने मेरा नाम, अपना नाम इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? फ़ारूक कहते हैं, बस शाहीन सी निगाह है मेरी, ढूंढना तो था ही। और वैसे भी आपकी टिपिकल रस्मों के मुताबिक जब कोई मेहंदी में अपना नाम ढूंढ लेता है तो मैंने सुना उसकी ज़्यादा चलती है, तो क्या मेरी ज़्यादा चलने वाली है? फराह कहती है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला, मजाक नहीं करो। और चलो जल्दी यहाँ से चलो, तुम्हें पता है ना मायों की दुल्हन हमारे साथ है और ये अच्छा सिग्नल नहीं होता। मायों की दुल्हन को हम इस तरह कभी भी आसमान के नीचे नहीं लेके जाते। जिया आप भी ना कितनी मॉडर्न हो गई हैं, उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कम ऑन यार, ऐसा कुछ नहीं होता। एटलीस्ट उसकी शादी होने वाली है, उसको थोड़ा टाइम एंजॉय तो करने दो। नहीं फ़ारूक, ऐसा होता है। खैर, ये तीनों वहाँ से आइसक्रीम खाते हैं, घर के लिए यानी कि हवेली के लिए चल देते हैं, क्योंकि तमाम फैमिली अपनी ख़ानदानी बड़ी हवेली में रुकी हुई होती है। हवेली काफ़ी पुरानी होती है, इंडिया पाकिस्तान के टाइम की तामीर करदा हवेली होती है, लेकिन बहुत ही जाज़िब नज़र पुरकशिश होती है।
वो घर में आते हैं, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शादी का दिन होता है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं। फ़ारूक अपनी ड्यूटीज निभा रहा होता है, जो कि हर शादी के घर में कज़न्स निभाते हैं, यानी कि खाना लगवाना, कुर्सियाँ उठवाना। ताहम उसकी अचानक सामने नज़र पड़ती है, दुल्हन के साथ बाकी कज़न्स भी आ रही होती हैं, जिसके अंदर फराह भी होती है। फराह को देख के उसके चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ती है। सफ़ेद रंग के लिबास में, चांद की रोशनी में, वो जाज़िब नज़र पुरकशिश लड़की फ़ारूक के दिल पे क़यामत ढा रही होती है। फ़ारूक दूर से उसे देखता है, माशाल्लाह कहता है, लेकिन फ़ारूक चाहता है वो जाके उसके करीब उसकी तारीफ़ करे, उसे अपने होने का एहसास दिलाए। उसे बताना चाहता था कि उसकी लाइफ में वो क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसे देख के उसे कितनी खुशी महसूस होती है। लेकिन ये जिम्मेदारियाँ, बहरहाल पूरा फंक्शन गुजरता रहता है। फ़ारूक बहाने बहाने से फराह के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात नहीं हो पाती। निम्रा ये सारी हरकतें अपनी आंखों से देख रही होती है और दिल ही दिल में हंस रही होती है और सोच रही होती है, ये भी क्या जिंदगी है। क्या पता शादी से पहले जज्बात ऐसे होते हो, बाद में शायद बदल जाएं। ये निम्रा की सोच होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ मोहब्बत असली हो, सच्ची हो, वहाँ लोग बदला नहीं करते। रुखसती हो जाती है, जिया अपने घर को चली जाती है। ताहम फ़ारूक की नज़र पड़ती है कि फराह ऊपर वाली सीढ़ियों से चढ़ती हुई टेरेस की तरफ जा रही है। फराह को अकेला जाता देख फ़ारूक उसके पीछे चल देता है। जाते जाते फ़ारूक को ऐसा लगता है कि यूँ जाना उसका ठीक है कि नहीं। फिर वो सोचता है, नहीं, वो तो मेरी मंगेतर है, वो मुझे गलत क्यों समझेगी। जैसे ही वो ऊपर टेरेस के दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे रोने की आवाज़ आती है। फराह, क्या तुम रो रही हो? कम ऑन यार, क्या तुम जिया आपा की रुखसती की वजह से रो रही हो? फराह पलट के देखो, अरे बाबा कहीं गई थोड़ी हैं, हमारी ये फैमिली में शादी हुई है उनकी। फ़ारूक ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फराह, मैंने तुम्हें इस तरह से रोते हुए पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया है मुझे अभी बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फ़ारूक मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कुछ दिनों से बेहतर फील नहीं करी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता इस जगह पे कोई मसला है? क्या तुम्हें जगह भारी नहीं लगती? फराह, ये बहुत अच्छी जगह है, हमारे बाप दादाओं की ख़ानदानी हवेली है, इसमें क्या भारीपन होगा? नहीं फ़ारूक, कोई मसला है। फ़ारूक, मुझे अजीब सी सरगोशियाँ सुनाई देती है, मुझे अजीब सा खौफ रहता है, मुझे ऐसा लगता है हर वक्त कोई मुझे देख रहा है। जी हाँ, वो मैं ही हूँ जिसकी नज़र तुम्हें देख सकती है, इसके अलावा और किसी का हक नहीं कि तुम्हें देखे। फराह, तुम अगर शादी की जिम्मेदारियों की वजह से स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, तो उसको किसी और वक्त चीज़ का नाम मत देना प्लीज़। वैसे मैं तुम्हारी टिपिकल बातों से कभी कभार बेजार हो जाता हूँ। फ़ारूक, मेरी बात का यकीन करो, कोई है जो मुझे तंग कर रहा है। फ़ारूक, अपने पीछे पलट के देखो। फ़ारूक, मुझे बचा लो। फ़ारूक जो ही पीछे पलट के देखता है, एक लंबी कदकामत का शख्स जिसके चेहरे के खदखाल निहायत ही तल्ख होते हैं, एक कड़कदार शेरवानी में मलबूस ये इंसान, जिसकी आंखें
अंगारों की मानिंद होती है। जो ही फरुख पलट के देखता है, उस रौबदार शख्स की पर्सनालिटी की वजह से या फिर न जाने किस वजह से फरुख एकदम बर्फ की मानिंद जम जाता है। वो शख्स कदम बढ़ाते हुए फरुख की तरफ आ रहा होता है। फरुख हिलना चाहता है लेकिन उसे मानो अनदेखी जंजीर ने जकड़ा होता है। फरा रोती है, फरुख मेरी मदद करो। फरुख यही वो इंसान है जो मुझे डराता है। क्या तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ फरा, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये कौन है? जो ही वो शख्स पलट के फरुख की तरफ देखता है, फरुख के औसान खता हो जाते हैं। ये शख्स लंबी कदो कामत का, जो कि अपने कदमों पे चल के आ रहा होता है, उसके पैरों की जगह धुआं और बादल से आ जाते हैं और वो हवा में चलता हुआ फरा की जानिब बढ़ रहा होता है। वो शख्स फरा के करीब जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में जहाँ पे मेहंदी से फरुख लिखा होता है उसे ज़ोर से झटकता है और देखते ही देखते फरा का हाथ अंगारों की तरह जलने लग जाता है और ऐसे पिघलता है जैसे शमा मोम को पिघला देती है। फरूक अपनी जगह पे मुंजमद ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। फारूक जो किसी की निगाह अपनी महबूबा पे बर्दाश्त न करे, उसे एक अनजान शख्स हाथ लगा के अजियत पहुंचा रहा होता है। फरा आखिरी बार मदद मांगने के लिए फरूक की तरफ देखती है और देखते ही देखते वो शख्स फरा को टेरिस से धक्का देता है। ये मंजर देख के फरूक ज़मीन पे गिर जाता है और आखिरी बार उसके कान में ये आवाज़ें आती हैं, हाय अल्लाह, बच्ची को क्या हो गया? सब जमा हो जाए, फरा को क्या हुआ है? ये कहाँ से गिर गई? जब फरूक की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ होता है। निमरा, निमी, मेरी बात सुनो, फरा कहाँ पर है? भाई, फरा ठीक है, फरा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, उसे बहुत सख्त चोट लगी है। आप फिक्र मत करें, आप आराम करें भाई, आप बताएं क्या हुआ था? नहीं निमी, मुझे फरा को देखना है, फरा की मदद करनी है, मुझे फरा चाहिए। अम्मी, मुझे उठने क्यों नहीं दे रहे आप लोग? मुझे फरा के पास जाना, उसे मेरी ज़रूरत है। बेटा मेरी बात सुनो, फरा इस वक्त आईसीयू में है, डॉक्टर उसको किसी के पास भी नहीं जाने दे सकते। आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको यहीं पे इंतज़ार करना होगा। चौबीस घंटे बाद जब परमिशन मिलती है तो फरूक फरा के पास जाता है और कहने लगता है, फरा मुझे पूरा माजरा बताओ, क्या है? फरा, मेरी फरा, तुम्हें मशीनों में जकड़ा हुआ है, ये तुम किस हाल में हो? या अल्लाह, मैं किस तरह से फरा की मदद करूं? निमी अपने भाई को हौसला देती है। ये लोग घर आते हैं, अपने लाहौर की इस हवेली में रहते हैं। निमी रात में अपने भाई के पास उसके कमरे में ठहरती है, उसका ख्याल रखती है और पूछती है, फरूक भाई, मैं आपकी हर बात का यकीन करूंगी, आप मुझे बताएं, फरा भाभी ने आपको क्या बताया था? क्योंकि वो मुझसे भी कुछ दिन से अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं।
जिस वक्त वो टेरिस से गिरी थी वहाँ पे सिर्फ आप मौजूद थे, लेकिन आप बेहोशी की हालत में थे। अगर आप पे किसी ने अटैक किया है तो आप बताएं। निमी मेरी बहन, अगर तुम मेरी बात मानती हो, यकीन करती हो, तो मैं तुम्हें पूरा माजरा बताता हूँ। फारूक अपनी बहन निम्रा से रात को होने वाला तमाम माजरा बता देता है और निम्रा अपने भाई की बात पे यकीन करती है। मुझसे कहती है, भाई हम यहाँ से जब चले जाएंगे हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। शायद ही इस जगह का भारीपन है या फिर यहाँ भी कोई चीज़ें मखलूक़ात रहती हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। आप परेशान ही हो, भाभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। भाई को तसल्ली दे के निम्रा नमाज पढ़ने चली जाती है। फारूक को दवाई देती है, फारूक सो जाता है। फारूक ख्वाब देखता है कि सफ़ेद रंग के उसी जोड़े में मलबूस फरा उसके पास आई है और उसे कहती है, फारूक उठो, मेरी आवाज़ सुनो। फारूक कहता है, हाँ फरा, तुम आ गई हो। फारूक, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे बचाओ। वो एक जिनज़ादा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ फरा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी नहीं तो किसकी मदद करूँगा? फारूक, मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। हाँ फरा, कहाँ जाना है? मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। ये तमाम बातें जो कि फारूक नींद में बोल रहा होता है और निम्रा सुन रही होती है और हैरान होती है और चीख रही होती है, भाई उठो, क्या बातें कर रहे हो, किससे बड़बड़ा रहे हो? लेकिन फारूक का जिस्म सिर्फ इस दुनिया में मौजूद होता है, फारूक की रूह तो कहीं और होती है और किसी और से हम कलाम होती है। फारूक उठता है और वो अपने ख्वाब में फराह के पीछे पीछे उसके साथ जा रहा होता है, जबकि हकीकत में वो नींद में चलता हुआ टेरिस की तरफ जा रहा होता है। भाई मत जाओ, भाई खुदा के लिए रुक जाओ। लेकिन निम्रा की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। हत्ता कि निम्रा अपने भाई को रोकने के लिए धक्का देती है, लेकिन फारूक उसे साइड पे दे मारता है। फारूक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उसका वजूद चलता हुआ उसे टेरिस तक ले जाता है। ख्वाब में वो सिर्फ फरा फरा कर रहा होता है। और फरहा के पीछे चला जाता है। अचानक से आवाज आती है, शोर बरपा होता है, ये बच्चा गिर गया, इसे क्या हुआ है? जबकि फारूक तो फरहा के पास जा चुका होता है। उसी दौरान हॉस्पिटल से कॉल आती है कि फरहा इस दुनिया में नहीं रही। मोहब्बत के दोनों पंछी इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। न जाने किसकी नजर इनकी मोहब्बत को खा जाती है। ये कहानी निम्रा ने जब खुद बताई तो वो मज़ीद बताती है कि पता नहीं उनका क्या हुआ। मेरे भाई की बताई मैं हर बात पे यकीन करती हूँ, लेकिन आज भी अक्सर मुझे फरा और फारूक ख्वाबों में नज़र आते हैं और वो बहुत खुश हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो यहाँ पे अगर नहीं एक हो सके तो शायद दूसरी दुनिया में एक हो, और जहाँ भी हो खुश हो। सो ये स्टोरी थी जो कि मेरी लिसनर निम्रा ने मेरे साथ शेयर की थी और मैंने आप तक पहुँचाई है। वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, शब के 1:45 बजे, आपकी समातों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम।